बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा दिल और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मेरी आप पिछली 2 वीडियोज़ देखें, मैंने आपको बताया था कि खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आज़ाद उम्मीदवारों की जो हुकूमत बनने जा रही है, यानी खैबर पख्तूनख्वा में जो वज़ीर आला के ओहदे के लिए जो तलाश जारी है, यहाँ पर एक कमज़ोर वज़ीर आला की तलाश जारी है। और कमज़ोर वज़ीर आला का मतलब आप बखूबी समझते हैं कि कमज़ोर वज़ीर आला मेरी मुराद क्या है इन अल्फाज से। एक स्ट्रांग वज़ीर आला जो है, ये नाक़ाबिल कबूल है कुछ हलकों को। और आप देख रहे हैं कि एक 3-4 जो नाम गर्दिश में थे, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के तौर पर जो लिए जा रहे थे या जो इस दौड़ में शामिल थे, उनमें सर-ए-फ़हरिस्त नाम जो था वो अली अमीन गंडापुर का था और दूसरा नाम स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली मुश्ताक अहमद गनी का था। साथ में कुछ और नाम भी लिए जा रहे थे। असद कैसर के भाई आकिबुल्ला का नाम लिया जा रहा था और फिर उसमें मज़ीद इज़ाफ़ा होता गया। ताज मोहम्मद का नाम लिया जाने लगा। खलीकुर रहमान जो नौशेरा से मुंतखब हुए हैं, उनका नाम लिया जाने लगा। मैंने आपको बताया था कि मालाकंड से जो साबिक सूबाई वज़ीर मुंतखब हुए हैं, शकील अहमद खान, उनका नाम भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हलकों में गर्दिश में रहा। लेकिन आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान ने मुलाकात जो हुई उनके साथ बैरिस्टर गौहर की, उन्होंने मुशावरत की और एक तो ये फैसला किया गया कि जी मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम के साथ कोई बातचीत नहीं होगी। और दूसरा फैसला ये किया गया कि वज़ीर-ए-आज़म साबिक वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि वफाक और पंजाब में मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन और के साथ जो है इत्तेहाद किया जाए और मजमूई तौर पर जमात इस्लामी का नाम भी लिया गया कि उसके साथ इत्तेहाद किया जाए और ये जो हुकूमत साजी के मामलात हैं, इन 2 जमातों के साथ तय किए जाएँ। इस पर बाद में आते हैं कि जमात इस्लामी ने क्या किया। अली अमीन गंडापुर को वज़ीर आला नामज़द किया है इमरान खान ने। अब पार्टी के अंदर क्या रद्द-ए-अमल है? पार्टी के अंदर रद्द-ए-अमल ये है कि मुख्तलिफ अतराफ से अली अमीन गंडापुर के ऊपर हमलों का आगाज़ आप देख रहे हैं कि हो चुका है। मुख्तलिफ मीडिया चैनल्स पे मुख्तलिफ हलकों की तरफ से उनके माज़ी के बयानात और उनका किरदार, उनके हवाले से जो तासुर है, वो सारा कुछ। और कुछ लोग कह रहे हैं कि जी अगर अली अमीन गंडापुर के ऊपर एतराज़ किया जा रहा है, तो क्यों किया जा रहा है? वजह क्या है? एक तो अली अमीन गंडापुर के हवाले से तासुर ये है कि शायद वो उसी तरीके से लड़ाई झगड़े करेंगे जिस तरीके से वो पहले करते रहे हैं और पार्टी रहनुमाओं के साथ, पार्टी के मुंतखब अरकान के साथ उनके साथ जो उनके मामलात रहे हैं माज़ी में, शायद मुस्तकबिल में भी यही मामलात रहें और ये रिकॉर्ड का हिस्सा है, ये मामलात रहे हैं। अब इत्तला ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हलकों में एक अजीब किस्म की परेशानी है इस नाम को लेकर। मैंने जो काबिल कबूल अल्फाज इस्तेमाल किए थे, वो ज़ाहिर है कि पार्टी के अंदर भी जो कबूलियत है, वो अली अमीन गंडापुर को हासिल नहीं है। पार्टी के अंदर कुछ लोग चाहते हैं कि अली अमीन गंडापुर को वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ना बनाया जाए। पार्टी के अंदर जो आज़ाद हैसियत से मुंतखब होने वाले लोग हैं पीटीआई के, उनमें से एक अच्छी खासी तादाद ऐसी है कि जो अली अमीन गंडापुर को बतौर वज़ीर आला नहीं देखना चाहती। ये एक ऐसी हकीकत है कि जिससे इनकार मुमकिन नहीं है। ये तरह-तरह की बातें होंगी अली अमीन गंडापुर के किरदार के हवाले से भी, उनके माज़ी के हवाले से भी, उनके बयानात के हवाले से भी और कुछ लोग कहते हैं कि अली अमीन गंडापुर ही जो है वो बेहतर वज़ीर आला साबित हो सकते हैं मौजूदा हालात में। क्योंकि अली अमीन गंडापुर की अगर एक तरफ ख़ामियाँ बयान की जा रही हैं, तो दूसरी तरफ साथ-साथ उनकी खूबियाँ भी बयान की जा रही हैं। और सबसे बड़ी खूबी जो बयान की जा रही है, आज जो मैंने देखा वो ये की जा रही है कि वो तमाम तर मुश्किल सूरत-ए-हाल के बावजूद इमरान खान के साथ डट कर खड़े रहे। उन्होंने सख्तियाँ झेलीं, उन्होंने मुकदमात का सामना किया, उन्होंने गिरफ्तारी का सामना किया, उन्होंने बालों की कुर्बानी दी। तो ये बहुत सारी चीज़ें जो हैं ये प्लस पॉइंट हैं उसके अली अमीन गंडापुर के। और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो बहुत ज़्यादा एतराज़ भी सामने आ रहा है। पार्टी के अंदरूनी जो लोग हैं, वो चाहते हैं कि शकील खान को वज़ीर आला बनाया जाए। अब इमरान खान एक शख्सियत को वज़ीर आला के ओहदे के लिए नामज़द कर चुके हैं। क्या ये मुमकिन है कि इमरान खान ने जो फ़ैसला किया है वो इस फ़ैसले से यू टर्न लें? और अगर यू टर्न लेंगे, जो ज़ाहिर जिसका इम्कान दूर-दूर तक बहुत मुश्किल दिखाई देता है, बल्कि ना होने के बराबर दिखाई देता है, तो क्या अली अमीन गंडापुर इस यू टर्न को कबूल कर लेंगे? क्या उनके जो करीबी साथी हैं, वो इस यू टर्न को कबूल कर लेंगे? जो वज़ीर आला के ओहदे के लिए उम्मीदवार था, वो तो ज़ाहिर है
کہ اس فیصلے پر یا تو خاموشی اختیار کی انہوں نے، اور جس طریقے سے ہم نے دیکھا کہ کچھ ایسے نام ہیں کہ انہوں نے کہا کہ جی بہت اچھا فیصلہ کیا عمران خان نے. آگے کیا ہوگا یہ اب دیکھنے والی چیز ہوگی. علی امین گنڈاپور جب وزیر اعلیٰ بنیں گے تو تب ان کا رویہ کیسا ہوگا، ان کا اس صوبے کے لیے کردار کیسا ہوگا، اور ان کے لیے چیلنجز کیا ہوں گے. چیلنجز ظاہر ہے کہ بہت بڑے بڑے ہوں گے. چیلنج یہ ہیں کہ ایک تو امن و امان کی صورتحال ہے، یہاں پر ایک گورننس کا ایک ایشو ہے، مالی جو بحران کا سامنا ہے خیبر پختونخوا کو، یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے. اور جس طریقے سے وفاق اور خیبر پختونخوا کے معاملات رہے ہیں، خصوصاً صوبے کے حقوق کے معاملات، صوبے کے بقایا جات کے معاملات، یہ بہت بڑے چیلنجز جو ہیں یہ سامنے آئیں گے. نئی حکومت جو بھی، جس کی بھی حکومت بنے گی، جو بھی وزیر اعلیٰ آئے گا، یہ نہیں ہے کہ جی صرف یہ چیلنجز علی امین گنڈاپور کے لیے ہوں گے. تو جنوبی اضلاع کو ایک بار پھر لمبے عرصے بعد ایک موقع ملنے لگا ہے، ڈیر اسماعیل خان کو موقع ملنے لگا ہے کہ وہاں سے اس صوبے کا وزیر اعلیٰ جو ہے وہ منتخب ہو گیا ہے. علی امین گنڈاپور نے خیبر پختونخوا اسمبلی کی نشست پی کے 133 سے کامیابی حاصل کی، اور انہوں نے قومی اسمبلی کی جو نشست ہے ڈیر اسماعیل خان سے، یہاں پر بھی انہوں نے کامیابی حاصل کی. انہوں نے مولانا فضل الرحمان کو شکست دی. یہ جب آپ دیکھیں یہ نتیجہ تو ظاہر ہے کہ پھر کہا جا سکتا ہے کہ انہوں نے یہاں پر اچھی کارکردگی کا جو ہے وہ مظاہرہ کیا ہے. اب مرکز کی جو ایک حکومت سازی کا معاملہ ہو رہا ہے، بیرسٹر گوہر صاحب کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے آزاد امیدواروں نے 180 سیٹیں جیتی ہیں، اور حق ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ حکومت بنائے، اور جمعرات تک وزیر اعظم کے نام کا بھی اعلان کر دیں گے. یہ جناب کہنا ہے بیرسٹر گوہر صاحب کا. اور جو صورتحال اس وقت بن رہی ہے وفاق میں، بڑی دلچسپ ہے. وفاقی حکومت کا حصہ نہیں بنیں گے یہ اعلان کیا ہے بلاول بھٹو نے، اور انہوں نے کہا کہ نون لیگ کا جو بھی وزارت عظمیٰ کا امیدوار ہوگا ہم ان کو ووٹ دیں گے. اب یہ بھی ایک بات کی جا رہی ہے کہ جی وہ کابینہ میں تو شامل نہیں ہوں گے، لیکن جو آئینی عہدے ہیں، صدر مملکت کا عہدہ، اسپیکر قومی اسمبلی، چیئرمین سینیٹ، گورنرز، یہ عہدے لینے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ جی تیار ہے پیپلز پارٹی. اب اگر دوسری جانب دیکھیں تو عمران خان نے مجلس وحدت المسلمین اور خیبر پختونخوا میں جماعت اسلامی سے اتحاد کی منظوری دی ہے. جماعت اسلامی کے جو خیبر پختونخوا کے امیر ہیں پروفیسر ابراہیم خان، انہوں نے اس تاثر کو غلط قرار دیا ہے کہ جی جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی کا اتحاد ہوا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ پی ٹی آئی نے جو ایک منظوری دی ہے اتحاد کی، یا جو ایک ملاقات ہوئی یہاں پر، یا جو مرکزی سطح کے اوپر جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی کے رہنماؤں کی ملاقات ہوئی، اس میں جو معاملات طے ہوئے، آج جو پشاور میں ملاقات ہوئی اس میں تو یہ خبر وہاں سے برآمد ہوئی کہ جی پی ٹی آئی کے وفد نے جماعت اسلامی سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ جو مبینہ دھاندلی ہوئی ہے اس کے خلاف احتجاج میں جماعت اسلامی تحریک انصاف کا ساتھ دے. اور پروفیسر ابراہیم نے ظاہر ہے کہ شاید اسی نقطے کو لے کر یہ وضاحت کی ہے کہ کوئی اتحاد فی الحال جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی کا نہیں ہوا. ایک بہت ایک اور دلچسپ جو چیز ہے وہ یہی ہے کہ جمعیت علماء اسلام کا جو ایک خصوصی اجلاس ہوا مولانا فضل الرحمان کی صدارت میں، وہ بہت دلچسپ اجلاس ہے. اور اس اجلاس کے اندرونی جو اندرونی خبریں ہیں وہ یہ ہیں کہ اس اجلاس میں اس نقطے کے اوپر غور کیا جا رہا ہے کہ جمعیت علماء اسلام حکومت کا حصہ نہ بنے، وہ اپوزیشن میں بیٹھے. اور جمعیت علماء اسلام کی طرف سے یہ مطالبہ جائے مسلم لیگ نون کی قیادت کی جانب اور پیپلز پارٹی کی قیادت کی جانب کہ جی آپ لوگ حکومت میں نہ بیٹھیں، آپ اپوزیشن میں بیٹھیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ امکان زیادہ جو ہے وہ قوی ہو گیا ہے کہ جمعیت علماء اسلام حکومت کا حصہ نہیں بننے جا رہی ہے اور وہ اپوزیشن کا حصہ بننے جا رہی ہے. یہ مرکزی مجلس عاملہ کا اجلاس ہوا اور اس کے ارکان نے یہ تجویز دی ہے کہ جی ہمیں اپنی سیاست بچانی ہے. موجودہ جو سخت صورتحال ہے اس میں جے یو آئی کو منتخب ایوان میں اپوزیشن میں بیٹھنا چاہیے، اپوزیشن کا کردار ادا کرنا چاہیے، کیونکہ یہی لوگ جو ہیں یہ کہتے رہے کہ جی بہت بڑی غلطی ہوئی تھی جب 16 مہینے کی انہوں نے حکومت قائم کی تھی، لی تھی، قبول کی تھی. اور اسی تجاویز کے لیے کہا جا رہا ہے کہ جے یو آئی کا جو مجلس عمومی ہے اس کا اجلاس جو ہے وہ بلایا جائے اور اگلے 10 دن میں یہ فیصلہ کیا جائے کہ جمعیت علماء اسلام نے کرنا کیا ہے. اپوزیشن میں بیٹھنا ہے، یہ حکومت
के अंदर बैठना है। हुकूमत के अंदर अगर बैठना है तो सीटें इतनी नहीं हैं कि बहुत ज़्यादा हिस्सा वसूल किया जाए, जिस तरह पीडीएम की हुकूमत में हमने देखा। और फिर इसमें गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा का जो ओहदा है, वो भी इस वक्त दांव पर लगा हुआ है। जमीयत उलमा इस्लाम के पास है, हाजी गुलाम अली गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हैं, और जब पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के माबेन ओहदों की तकसीम होगी, तो फिर गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा का ओहदा जा सकता है। जमीयत उलमा इस्लाम अगर अपने फैसले पर डटी रहती है, यानी फैसला तो अभी उन्होंने ऐलान नहीं किया, लेकिन ये अंदर की खबरें हैं, अंदरूनी कहानी जो है वो मीडिया पे सामने आ रही है कि जी मौलाना फजल रहमान ये सोच रहे हैं कि हम अब अपनी सियासत बचाएं, बजाय ये कि हम हुकूमत में वजारतें लें, छोटे छोटे वजीर ममलकत इस किस्म के ओहदे लें, या डिप्टी स्पीकरशिप लें, डिप्टी चेयरमैन सेनेट का ओहदा लें, या गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के ओहदे के ऊपर इक्तफा किए रखें, या इस तरह बलूचिस्तान में कोई जो है सूरत हाल बने तो वहाँ पर हम हुकूमत में शामिल हों। अब JUI बीच में ऐसा सरप्राइज़ दे सकती है कि जो सबके लिए सरप्राइज़ होगा, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि जिस तरह PDM की हुकूमत बनी थी तो उसमें एक ख़ास किरदार था मौलाना फजल रहमान का। जब इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाई जा रही थी तो उसमें भी एक ख़ास किरदार था मौलाना फजल रहमान का, अकरम खान दुरानी का, यानी जमीयत उलमा इस्लाम का। तो अब अगर ये सोचा जा रहा है जमात के अंदर से, और यही सोच मुस्लिम लीग नून के अंदर भी पाई जाती है, यही सोच पीपल्स पार्टी के अंदर भी पाई जाती है, ऐसे लोग हैं कि वो कहते हैं कि जी हमें मौजूदा हालात में हुकूमत में नहीं बैठना चाहिए, हमें अपोजिशन में बैठना चाहिए। अगर मौलाना फजल रहमान अपना ये फैसला सुनाते हैं तो जाहिर है कि एक बहुत मुश्किल सूरत हाल होगी मरकज़ में जिसकी भी हुकूमत बनेगी। यहाँ पर तो अक्सरियत है PTI के आज़ाद अरकान की, और अगर वज़ीर आला बनेंगे अली अमीन गंडापुर, तो ये भी बहुत अजीब सूरत हाल होगी जमीयत उलमा इस्लाम के लिए भी, और बज़ात ख़ुद मौलाना फजल रहमान के लिए भी, क्योंकि मौलाना फजल रहमान कौमी असम्बली की नशस्त पर शिकस्त खा चुके हैं अली अमीन गंडापुर के हाथों, तो वही शख्स वज़ीर आला बनेगा। अब सूरत हाल जो है, अब जमात इस्लामी के साथ जो हुआ, इसके जो सिर्फ 2 नशस्तें थी खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में, वो उनसे वापस ले ली गई। वापस ले ली गई का मतलब दोबारा गिनती हुई, और दोनों नशस्तों से जो सिर्फ 2 नशस्तें थीं जमात इस्लामी की, वो जमात इस्लामी अब महरूम हो गई है उन 2 नशस्तों से। सूरत हाल बदल भी सकती है। जिस तरीके से ये फैसले बदल रहे हैं, तो बहुत बड़े-बड़े सरप्राइज़ेज़ जो हैं वो आएँगे, मज़ीद कुछ दिन जो हैं वो काफ़ी अहम हैं। और ये जो मौलाना फजल रहमान या जमीयत उलमा इस्लाम सोच रही है, ये बहुत अहम नुक्ता है, और इसी नुक्ते को शायद ये पैगाम पहुँचाया जाए मुस्लिम लीग नून की क़यादत तक भी, और पीपल्स पार्टी की क़यादत तक भी, कि जिस तरीके से हमें 16 महीने के अंदर बहुत नुकसान पहुँचा जब हमने हुकूमत ली, PDM की हुकूमत कायम हुई, तो हमारी सियासत का बेड़ा गर्क हो गया और हुआ। इस इलेक्शन के नतीजे ने ये साबित कर दिया कि अगर इमरान खान साहब की हुकूमत को चलने दिया जाता, तो फिर वो ज़ाहिर है कि बीच में जो ये बताते हैं कि जी जनरल फैज़ हमीद साहब ने आर्मी चीफ बनना था और फिर ये हो जाना था, वो हो जाना था। बहरहाल वो जो एक सूरत हाल थी, तो उसका नतीजा फिर हमने देखा कि चाहे धांधली हुई है या धांधला हुआ है या धंधा हुआ है, जो भी कुछ हुआ है, नशिस्तें बहरहाल PTI के आज़ाद उम्मीदवारों ने ली हैं, और जो नामी गिरामी पख्तून कौम परस्त लीडर्स हैं वो असम्बली से आउट हैं। सिराजुल हक साहब, डेर इस्माइल खान से शिकस्त खाई, मौलाना फजल रहमान साहब ने, एमल वली खान, आफ्ताब अहमद खान छिरपाव, मोहसिन दावड़, बहुत बड़े-बड़े ऐसे नाम हैं कि आप उनको असम्बली में नहीं देख पाएँगे, ऐवान में, पार्लियामेंट के अंदर, पार्लिमान के अंदर उनको नहीं देख पाएँगे। तो बहुत अजीब किस्म के फैसले, बहुत अजीब किस्म के नताइज जो हैं वो सामने आए हैं, और आइंदा 1-2 रोज़ जो हैं वो इंतहाई अहमियत के हामिल हैं, कि जब एक तो अली अमीन गंडापुर के इस नामज़दगी के हवाले से कुछ ऐसी खबरें आ सकती हैं कि जो सबको हैरान कर सकती हैं। आज़ाद लोग जो हैं वो किधर जाएँगे, कहाँ पे उनका ठिकाना होगा, ये भी एक सवालिया निशान है जो आज के दिन तक ये बरकरार है। और ये जो तजवीज़ जमीयत उलमा इस्लाम ने दी है कि हमें अपोज़िशन में बैठना है, हमें हुकूमत में नहीं बैठना, इसका नतीजा भी अगले 1-2 दिनों में वाज़ेह हो जाएगा। बहुत सारी चीज़ें जो है क्लियर हो जाएँगी, वाज़ेह हो जाएँगी, और जब बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएँगी तो हम भी बहुत ज़्यादा अंदाज़ों पर बात करने के बजाय फ़िगर्स के हवाले से बात करेंगे और हक़ाइक़ के हवाले से बात करेंगे। मेरा चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो ये ज़रूर कर लीजिए। बहुत शुक्रिया।